हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी के बाद की सारी बातें, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की सारी बातें, मतलब आपका मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद जो भी हमें डिटेल देखनी है कि बच्चे का कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, कैसे प्रेगनेंसी फीमेल के ऊपर असर दिखाती है, कैसे क्या करती है क्या नहीं करती है, वो सारी चीज़ें हम लोग अब देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देख लिया मेल के बारे में, फीमेल के बारे में, गैमेट के बारे में, गैमेट के फ्यूजन के बारे में, फिर हमने देख लिया इम्प्लांटेशन भी देख लिया। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। याद रखना, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है बच्चा? यूट्रस में होता है। सॉरी, इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है। अब हम देखने वाले हैं कि कैसे प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल बॉडी पे या बच्चे के ऊपर असर डालते हैं। आइए देखते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोरियोनिक विलाई अपीयर्स ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। वो जो ट्रोफोब्लास्ट आके आपका स्टोर हुआ था, ट्रोफोब्लास्ट मतलब ब्लास्टोसिस्ट आपकी आके स्टोर हुई थी। कहाँ स्टोर हुई थी, कहाँ इंप्लांट हुई थी? यूट्रस की वॉल पे इंप्लांट हुई थी। तो अंदर वाली कैविटी को हमने बोला था ब्लास्टोसिस्ट, बाहर वाली जो लेयर बनी थी उसको क्या बोला था? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम? विलाई बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। अच्छा, आप खुद बताएं, जब विलाई आई है तो क्या बढ़ाती होगी? सरफेस एरिया बढ़ाती होगी। क्या बढ़ाती होगी बच्चा? सरफेस एरिया। दे आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। वो चारों तरफ से सराउंड होती हैं यूट्राइन के टिश्यू। भाई यूट्रस के अंदर लगी है, मैं कहूं मैं चारों तरफ से सराउंड इस कमरे की दीवार से, तो कोई नई बात है? आप कहें आप जहां बैठे हुए हैं आप उसकी चारों तरफ की दीवार से सटे हुए हैं, तो बात तो वही है, आप उसकी चारों तरफ की दीवार से घिरे हुए हैं। तो ऐसे ही जो हमारी कोरोनिक विलाई होती है वो किससे घिरी होती है? यूट्रस के टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। The coronic villi and uterine tissue are interdigitated to form placenta. Coronic villi प्लस आपका यूट्राइन टिश्यू मिलके क्या बनाता है? प्लेसेंटा। क्या बनाता है बच्चा? प्लेसेंटा। अरे ये वही प्लेसेंटा है जो बच्चे को नरिशमेंट में, बच्चे को खाने में, बच्चे को ऑक्सीजन में, बच्चे को कार्बन डाइऑक्साइड में, बच्चे को मिनरल्स में, बच्चे को और तमाम हार्मोन्स में सब जो देने वाला होता है। एक छोटी सी माँ के पेट के अंदर एक छोटी सी माँ जो बन जाती है उसी को तो प्लेसेंटा बोलते हैं। कोरोनिक विलाई तो बन जाते हैं, कोरोनिक विलाई और प्लस आपका यूट्राइन टिश्यू मिलके क्या बना लेते हैं? प्लेसेंटा बना लेते हैं। प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रायो एंड मैटरनल बॉडी। किसके बीच की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है? बेटा जब बात आई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की, तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिससे मिलके जो छोटी छोटी इकाइयां जोड़ते जाए बड़ी चीज बन जाए, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल यूनिट वो चीज होती है कि जिस छोटी सी इकाई का फंक्शन है वही पूरी बॉडी का फंक्शन है, उसको क्या बोलते हैं हम? फंक्शनल यूनिट। तो प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रायो, फीटस एंड मैटरनल बॉडी। ये देखो बच्चा, आपका प्लेसेंटा बन गया, ये प्लेसेंटा है, ये यूट्रस है और ये आपकी कोरोनिक विलाई है, और यहीं पे आपका क्या स्टोर है? यहीं पे आपका बच्चा स्टोर है। तो बच्चे के बीच में जो माँ के जरिए बच्चे को खाना वगैरह दिया जाएगा वो किसके जरिए दिया जाता है? आपका प्लेसेंटा के जरिए दिया जाता है। देखो बच्चा, ये कोरियोनिक विलाई है। अम्ब्लाइकल कॉर्ड वो रस्सी होती है जिसके द्वारा नरिशमेंट जाता है। अरे एक पाइप। ये प्लेसेंटा है, ये मैं बच्चा हूँ, फीटस है। अब प्लेसेंटा से बच्चे के अंदर तक वो सारी चीजें कैसे जाएंगी? पाइप के जरिए जाएंगी। उस पाइप का नाम क्या है बच्चा? अम्ब्लाइकल कॉर्ड। ठीक है, ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड वो फ्लूइड होता है बेटा जो बच्चे को चारों तरफ से घेरे होता है, उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये देखो दिख रहा है हमें डिटेल में, इस डायग्राम को जूम करके इधर दिखाया गया है। ये यॉर्क सैक है, यॉर्क सैक का मतलब उसको नरिशमेंट देने के लिए, और ये हमारा क्या है? रेड कलर से दिखाया गया वो प्लेसेंटा है। ठीक, उसके बाद हमारी एम्ब्लाइकल कॉर्ड, एमनियोन, कोरियोन और यॉर्क सैक तीनों लेयर बन गई। कौन कौन सी बेटा? एमनियोन, कोरियोन और यॉर्क सैक। अभी आगे ये डिटेल में दिखाते हैं। तो फीटस के बारे में बात देख ली, सॉरी प्लेसेंटा के बारे में बातें देख ली। The chorionic villi and uterine tissue are interdigitated to form placenta. Placenta is the connecting link. Placenta is the structural and functional unit between fetus and maternal body. Fetus and mother. समझ में आ गया? आ जाओ बच्चे। Placenta is connected to the embryo by an umbilical cord. It transports substances to and from the embryo. Placenta umbilical cord से कैसे जुड़ा होता है बेटा? Placenta umbilical cord, placenta maternal blood के maternal body से कैसे जुड़ा होता है? Via umbilical cord। अभी मैंने आपको बताया था placenta और माँ की बॉडी कैसे जुड़ी होगी? umbilical cord के जरिए। अब umbilical cord जब बीच में रास्ता है, पुल है, तो उससे लोग आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, मतलब चीजें आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। अच्छा सोचो ना, बताओ ना, जो प्लेसेंटा के जरिए, अम्ब्लाइकल कॉर्ड के जरिए चीजें जा रही हैं, तो जो फीटस के अंदर जाएंगी वो अच्छी चीजें जाएंगी कि एक्सक्रीटरी मटेरियल जाएगा? अच्छी चीजें जाएंगी जो फीटस तक जाएंगी। लेकिन जो फीटस से वापस आएंगी वो कौन होगा? एक्सक्रीशन वाली चीजें होंगी। बेटा बच्चा अपना खाना भी माँ के जरिए खाता है, बच्चा अपना यूरिन भी माँ के जरिए करता है, समझ रहे हो?
बच्चे को कुछ भी करना है, अच्छा काम करना है, गलत काम करना है। गलत काम मतलब अगर उसको एक्सक्रीशन करना है तभी माँ के जरिए करेगा, अच्छा काम मतलब खाना वगैरह खाना तब भी माँ के जरिए ही खाएगा। समझ रहे मेरी बात आप? ठीक है, ये देखो बेटा, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट हार्मोन डिलीवर टू द बेबी, इस जरिए, इसके जरिए जाते हैं। अम्बिलाइकल आर्टरीज बड़े काफी डिटेल में दिखाया गया है। देखो ये होती है अम्बिलाइकल कॉर्ड, ये प्लेसेंटा है, ओरिजिनल डायग्राम। अच्छा ये हमारा फीटस है, ठीक है, ये हमारा फीटस है, ये अम्बिलाइकल कॉर्ड है। उसके बाद ये जो हमारा रखा हुआ है क्या है बच्चा, ये प्लेसेंटा है, रेड कलर से दिखाया गया है। आ जाओ, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। आइए प्लेसेंटा के फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, एक्ट एज बैरियर बिटवीन द फीटस एंड मदर। जो प्लेसेंटा होता है हमारा, वो एक्ट करता है बच्चे और मदर के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक के जरिए। किसके जरिए एक्ट करता है? एक्ट एज बैरियर, बैरियर का मतलब वही कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फीटस एंड मदर। सप्लाई ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा फ्रॉम मदर टू फीटस। ऑक्सीजन वगैरह और ये सब कौन पहुंचाएगा बेटा? मदर से कहां पहुंचाएगा? बच्चे के पास, कि बच्चे से मदर के पास पहुंचाएगा? खुद सोचो ना, रेस्पिरेशन कौन कर रहा है? मां कर रही है कि बच्चा कर रहा है? मां कर रही है। तो सप्लाई ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा फ्रॉम मदर टू फीटस, रिमूव CO2 एंड एक्सक्रीटिव वेस्ट फ्रॉम फीटस। अब जो बच्चे ने एक्सक्रीशन किया, जो बच्चे ने रेस्पिरेशन किया, उसमें CO2 बनी, तो वो CO2 को रिमूव करने का काम किसका होगा? मदर का काम होगा। लेकिन मदर तक पहुंचाएगा कैसे? मदर तक पहुंचाएगा आपका प्लेसेंटा पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? प्लेसेंटा पहुंचाएगा। एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, एक तरीके की ग्लैंड भी, एक तरीके की आपकी एज अ ग्लैंड भी वर्क करती है। ग्लैंड देखो क्या होता है ग्लैंड, मैंने आपको कई बार बताया, जो कुछ कोई भी ग्रुप ऑफ सेल, कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन अगर कुछ सिक्रीट करे तो वो क्या कहलाएगा? वो ग्लैंड कहलाएगा। एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, इट सिक्रीट ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। इतने सारे हार्मोन आपका कौन निकालता है? प्लेसेंटा निकालता है। तो आपसे नीट वाले क्वेश्चन पूछ चुके एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रीटेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। कौन कौन से ऐसे हार्मोन है जो आपके सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान निकलते हैं? तो वही सारे हार्मोन होंगे जो आपका प्लेसेंटा निकालता है, क्योंकि प्लेसेंटा तो तभी बनेगा ना जब प्रेगनेंसी आएगी। भाई प्लेसेंटा तो तभी बनेगा ना जब बच्चा फीटस मां के पेट के अंदर आएगा, तभी तो प्लेसेंटा बनेगा। तो आपका जैसे HCG, सर प्रोजेस्टेरोन तो आपने बताया था पहले निकलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। हाँ बेटा, प्रोजेस्टेरोन तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान निकलता है, लेकिन बाकी आपके नहीं निकलेंगे। चाहे आपका HCG हो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, चाहे आपका लैक्टोजन हो, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, नाम में बता रहा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये तो आपके पहले निकलते हैं। लेकिन रिलैक्सिन, समझ रहे हो, ये रिलैक्सिन आपका एट द टाइम ऑफ बर्थ काम आता है। कब आता है बेटा? एट द टाइम ऑफ बर्थ। रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाई ओवरी। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, रिलैक्सिन को आपका ओवरी भी सिक्रीट करता है। समझ गए? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोसिन एक्सेट्रा और आल्सो इंक्रीज इन मैटरनल ब्लड। जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारे नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन, ये नॉर्मली बॉडी में पाए जाते हैं, चाहे प्रेग्नेंट बंदा हो चाहे प्रेग्नेंट बंदा ना हो। लेकिन जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तब उनके अंदर ये सारे हार्मोन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ा दिए जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन बेटा? प्रोलैक्टिन, इस टाइप से प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल और थायरोक्सिन, इनका अमाउंट मैटरनल की ब्लड में, मां के ब्लड में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? सोचो ना, क्योंकि ऊपर वाले ने कहा है कि मां के, सोचो ना, मां के पेट, एक जान के अंदर दूसरी जान पल रही है, एक जान के अंदर दूसरी जान पल रही है, तो चीजें तो बढ़ेंगी ना। एक माँ है वो भी एक जान है, और माँ के अंदर एक छोटा बच्चा है वो भी एक जान है, मतलब एक जान के अंदर दूसरी जान है, तो सारी चीजें ज्यादा चाहिए होंगी ना। तो ज्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये सारे हार्मोन्स भी ज्यादा निकालेंगे। कौन कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन आर आल्सो इंक्रीज इन द मैटरनल ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इतनी बात समझ में आई? दे सपोर्टेड द फीटल ग्रोथ। क्या करेंगे बेटा? फीटस की ग्रोथ कराएंगे, उसके बाद मेटाबॉलिक चेंजेस कराएंगे मदर में, एंड मेंटेन प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने रखने के लिए इन सारे हार्मोन्स की जरूरत हमें पड़ने वाली है। ठीक है, दे सपोर्ट द फीटल ग्रोथ। जो बच्चा ग्रो कर रहा है उसकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी अगर ग्रोथ होनी तो हमारा हार्मोनल लेवल डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि अगर हमें कोई चीज करनी है, चाहे प्रेगनेंसी ही क्यों ना हो, हमारा हार्मोनल लेवल एकदम बेहतरीन होना चाहिए। समझ में आया? तो ये सब प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, बच्चे का डेवलपमेंट कराने के लिए ये सारे हार्मोन आपके इंक्रीज होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।
द जर्म लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यूज ऑर्गन्स। जर्म लेयर, हमारी जर्म लेयर होती है, मैंने बताया था आपको 3 होती है, इंडोडर्म, फिर बाद में आपकी आती है एक्टोडर्म, फिर बीच वाली आती है मीजोडर्म। ये सारे ऑर्गन और टिश्यू को हमारे जन्म देती है। द स्टेम सेल इन इनर सेल मास हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। बेटा जो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम मतलब रूट स्टेम लीफ नहीं, जो मेन सेल होती है स्टेम सेल उनको बोलते हैं, जिनका अभी कोई मतलब नहीं है। अरे कुछ ऐसी सेल जिनको अभी नहीं पता कि हमें आगे चल के क्या बनाना है, उनको हम बोलते हैं स्टेम सेल। शुरुआत में बिगिनिंग में जो सेल्स होती हैं जिनका नहीं डिसाइडेड होता है कि वो ऑर्गन बनाएंगी, कि मतलब कोई ब्लड बनाएंगी, कि कुछ और बनाएंगी, कि हेयर्स बनाएंगी, कुछ नया बनाएंगी, क्या बनाएंगी, वो लिवर कुछ भी बना सकती है। स्टेम सेल आपकी ऐसी होती है, वो कुछ भी बना सकती है, मतलब आपकी बॉडी का कोई भी छोटे से छोटा पार्ट, बड़े से बड़ा पार्ट वो स्टेम सेल बना सकती है। तो ऐसी सेल जिनके पास कुछ भी बनाने की पोटेंसी हो, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चा? उनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो पता आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है आपको, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो स्टेम सेल बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के दौरान निकलवा के प्रिजर्व कर लेते हैं। सर क्यों? सेल मरती नहीं बेटा, उसको इस तरीके के सोल्यूशन में प्रिजर्व करते हैं कि सेल मरती नहीं है। ठीक, अब क्या हुआ, बच्चा बड़ा हो गया, जिसकी स्टेम सेल निकाल के हमने प्रिजर्व कर ली थी। ठीक, उसका तो बच्चा बड़ा हो गया, शराब वराब पीने लगा, किडनी विडनी खराब हो गई, लिवर खराब हो गए। ठीक है, अब मान लो उसकी किडनी खराब हो गई, क्या खराब हो गया? किडनी खराब हो गई, तो किडनी आप दूसरे से लेंगे। हम जैसे नॉर्मल लोग क्या करते हैं, किडनी दूसरे से लेंगे, लेकिन नहीं, वो क्या करेंगे, उस स्टेम सेल से कहेंगे अब तुम डिवाइड करो। क्या करेंगे? उसको डिवाइड कराएंगे आर्टिफिशियली, और आर्टिफिशियली डिवाइड करा के उससे क्या बना देंगे? किडनी बना देंगे। आर्टिफिशियली डिवाइड करके उससे किडनी बना देंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर बाहर से मिल तो जाती है आराम से। बेटा ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी बाहर की हर एक चीज को क्या समझती है? अपना दुश्मन समझती है। जब बाहर की हर एक चीज को दुश्मन समझती है तो कभी कभी होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान दूसरे की किडनी अगर हम लगाते हैं तो वो रिजेक्ट कर देती है, दिक्कत आ जाती है। ठीक है, इसीलिए जो किडनी लगाई जाती है वो बहुत ही क्लोज रिलेटिव, बहुत ही पास, अपने आसपास के रिश्तेदार की होनी चाहिए, जिससे आपका ब्लड बहुत ज्यादा मैच होता हो, जिससे कि आपकी जो एंसेस्ट्री है वो ज्यादा मैच होती हो। इस वजह से तो वो लोग भाई बहुत खर्चा इसमें, वो जो अरे किडनी ट्रांसप्लांटेशन में नहीं, उसमें भी है। ये जो स्टेम सेल निकाल के रख लेते, कल्टीवेट कराते हैं, उसके बाद जो है इनको आप किडनी बना लिया, लंग्स बना लिया, हार्ट बना लिया, जो चाहे आपने वो बना लिया। तो ये काफी बड़े लोगों के अपने यहाँ अभी इतना चलन नहीं है, लेकिन विदेशों में ऐसा ही होता है। ठीक है, The stem cells in inner cell mass have the potency to give rise to all the tissues and organs. स्क्रीनशॉट ले बच्चा। ह्यूमन प्रेगनेंसी गेस्टेशन पीरियड लास्ट 9 months फॉर कैट्स, 2 months डॉग, 2 months एलिफेंट, 21 months। बेटा ह्यूमन प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है ह्यूमंस की प्रेगनेंसी, वो कितना होता है हमारा? लगभग 8 से 9 महीने होता है। गेस्टेशन पीरियड भी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा? गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। कैट में कितना होता है? 2 महीने का होता है, डॉग में 2 महीने का होता है, एलिफेंट में 21 months। एलिफेंट 21 months। अरे देखो ना बच्चा कितना बड़ा होता है। स्क्रीनशॉट इंपॉर्टेंट है। बच्चा देखो कितना मन से सो रहा है। आ जाओ। चेंजेस इन एम्ब्रायो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एम्ब्रायो में क्या क्या चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान? आइए डिटेल में देखते हैं एक एक करके। आफ्टर 1 month हार्ट इज फॉर्म्ड। देखो बना भी, इसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। बना भी तो सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले इंसान खुराफाती है। क्या है बेटा? इंसान खुराफाती है। सबसे पहले बना भी तो क्या बना? दिल बना। सबसे पहले क्या बना? दिल बनता है, कि दिल से सोचो, दिल, अरे दिल 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 सोचो, ऐसा कुछ नहीं, दिल से नहीं सोचा जाता है। दिल बस, देखो दिल क्यों बना? अगर साइंटिफिकली हम बात करें तो बच्चे को खाना वगैरह सारी चीजें पहुंचानी थी। ठीक है, पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचाना था, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना था। सारी चीजें पहुंचाने के लिए एक पंपिंग मशीन होना चाहिए, एक पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए। और वो पंपिंग ऑर्गन हमारी बॉडी में कौन होता है? वो पंपिंग ऑर्गन हमारी बॉडी में हार्ट होता है। इसीलिए सबसे पहले कौन बना? हार्ट बना। अगर हम मजाक के तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर बात करें तब भी हार्ट ही बनना चाहिए था। हमने दिल दे दिया सनम, तो दिल होना तो चाहिए, तब तो दोगे। मतलब बच्चा खुराफाती देख रहे हो, पहले महीने से ही हो गया। सबसे पहले क्या बनता है बच्चा? हार्ट बनता है, याद रखना। सबसे पहले अगर साइंटिफिकली बात करें तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको खुद बताओ ना। आपकी बॉडी में अगर कोई चीज स्टोर है, उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली बच्चा? आपको हार्ट की जरूरत पड़ने वाली। बेटा किसकी जरूरत पड़ने वाली है? आपको हार्ट की जरूरत पड़ने वाली है। एंड ऑफ सेकंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स आर डेवलप। हार्ट बनने के बाद आखिर दूसरे महीने के खत्म होते तक आपको क्या बन जाएंगे? लिम्स, हाथ पैर बन जाएंगे और उंगलियां आ जाएंगी। डिजिट्स का मतलब बेटा उंगलियां आ जाना। ठीक है, उंगलियों जैसा स्ट्रक्चर बन जाना। उंगलियां पूरी ऐसे उंगलियां नहीं आ जाएंगी, लेकिन हाँ थोड़े बहुत स्ट्रक्चर आ जाना। एंड ऑफ 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीने के बाद मेजर ऑर्गन्स, लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स एटसेट्रा आर वेल डेवलप्ड। एक्सटर्नल जेनिटलिया भी आ गया, समझ रहे हो?
खुराफाती देखो, पहले दिल बना, फिर हाथ पैर बने, फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया बन गया। ड्यूरिंग 5th मंथ, 5वें महीने तक, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार पूछा है नीट ने कि पहला मूवमेंट ऑफ फीटस कब होता है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस होता है ड्यूरिंग 5th मंथ। कब होता है बच्चा? ड्यूरिंग 5th मंथ। याद रखना, पहला मूवमेंट ऑफ फीटस कब होगा? ड्यूरिंग 5th मंथ। एंड ऑफ 24 वीक्स, 6 महीने के बाद, सेकंड ट्राइमेस्टर, बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, छोटे छोटे बाल आ जाएंगे, आईलिड्स आ जाएंगे, आईलिड सेपरेट हो जाएंगे, आईलैशेस आ जाएंगे, आर फॉर्म्ड। एंड ऑफ 9 मंथ्स, रेडी फॉर डिलीवरी। मैं तैयार हूं, मुझे बाहर निकालो। समझ में आया? हाँ, तो फर्स्ट फीटस मूवमेंट कब आती है बेटा? ड्यूरिंग 5th मंथ आती है। याद करने का तरीका क्या है बेटा? पहले दिल बना, दिल के बाद हाथ पैर बने। अरे दिल बनेगा आदमी तो हाथ पैर चलाना शुरू कर देगा ना, मुझे मिल गया, कोई मिल गया, हाँ कि ना? तो दिल जैसे ही बना, बच्चा क्या करेगा? हाथ पैर चलाना चालू करेगा। उसके बाद क्या बन जाएगा? एक्सटर्नल जेनिटलिया। उसके बाद क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। तो फर्स्ट फीटस मूवमेंट कब आती है? ड्यूरिंग 5th मंथ। इतनी बात समझ आई? और सर पे ऊपर थोड़े बहुत बाल वाल आ जाते हैं। उसके बाद बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड। एंड ऑफ 9 मंथ्स, रेडी फॉर डिलीवरी। और दिखाते हैं। कितने आराम से पढ़ा है देखो बेटा। फर्स्ट मंथ में आपका क्या बन गया होगा? हार्ट बन गया होगा। सेकंड मंथ में आपका क्या बन गया? देखो लिम्स बन गए और डिजिट्स बन गए। थर्ड मंथ में क्या बना था? एक्सटर्नल जेनिटलिया वगैरह बन गया। ठीक। फोर्थ मंथ में क्या हुआ था? आपका वही सारी चीजें डेवलप हो रही थी। 5th मंथ में क्या बना इसका? 5th मंथ में फर्स्ट फीटस की मूवमेंट। अरे सुना नहीं होगा, बच्चा लात मार रहा, लात मार रहा, लात मार रहा है, मारी मारी नहीं मारी, नहीं मारी, अभी नहीं मारी, अभी सुनो सुनो सुनो, कान लगा के सुनो। वही होता है मूवमेंट ऑफ फीटस, वो इधर उधर उछलता है, मचलता है। समझ में आया? हाँ बेटा, ठीक। और देखो बच्चा डेवलप होते 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 डेवलप होते साथ उल्टा हो जाता है। जब पूरा फुल्ली डेवलप हो जाता है तब बेटा उल्टा हो जाता है। बच्चा जब बाहर डिलीवर होता है, पहले उसका बेटा हेड बाहर आता है। क्या बाहर आता है? हेड, सर बाहर आता है। उसके बाद उसके हाथ और पैर, मतलब सारी चीजें बाहर आती हैं। याद रखना, पहले जब बच्चा डिलीवर होगा माँ के वजाइना से, तो पहले क्या बाहर आएगा? पहले हेड बाहर आता है, पहले सर बाहर आता है। ठीक, इतनी बात समझ गए? आइए आगे चलते हैं। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? पार्चुरेशन का मतलब होता है बच्चा, आपके बच्चे को डिलीवर करना। मतलब अरे इंसेमिनेशन क्या था? इंसेमिनेशन था कि, रिलेट कर रहा हूं, इंसेमिनेशन क्या था? मेल गैमेट का या स्पर्म का या सीमेन का फीमेल बॉडी के अंदर जाना, इंसेमिनेट कर जाना, क्या कहलाता था? इंसेमिनेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है ये जो बच्चा आपका डेवलप हो गया, ये देखो शैतान सिंह को, ये जो बच्चा आपका डेवलप हो गया है, इसको बॉडी से, फीमेल बॉडी से बाहर निकलना, फीमेल बॉडी से बाहर आना कहलाता है पार्चुरेशन। क्या कहलाता है? पार्चुरेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है वही माँ अपने बच्चे को जो ब्लड, जो मिल्क, माँ अपने बच्चे को जो मिल्क देगी, जो मिल्क पिलाएगी, जो मिल्क से नरिशमेंट करेगी, उसको बोलते हैं हम लैक्टेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? लैक्टेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन का मतलब समझ गए? रिमूवल ऑफ फीटस फ्रॉम द फीमेल बॉडी इज नोन एज पार्चुरेशन। आइए, process of giving birth to young ones, it is induced by neuroendocrine mechanism। बेटा न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म का मतलब होता है हमारा न्यूरल सिस्टम भी वर्क करेगा, और एंडोक्राइन का मतलब हमारे हार्मोन लेवल भी वर्क करेंगे। बेटा एक चीज याद रखना है, फीटस फुल्ली मैच्योर हो गया है, ये फीटस को बाहर आना है, ये दोनों चीजें, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स करके क्वेश्चन पूछा गया था कि फीटस को बाहर निकलना है। ये बात हमें पहले कौन बताता है? क्यों? फीटस हमें खुद बताता है, फीटस हमें खुद बताता है। याद रखना, ये फीटस खुद मैसेज जनरेट करता है कि मैं रेडी हूं, अब मुझे बाहर निकालो। It is induced by neuroendocrine mechanism. The signal from the fetus and the placenta induce mild uterine contraction। देखो किसने किसने आपका सिग्नल दिया? सिग्नल फ्रॉम द फीटस किसने दिया बच्चा? सिग्नल फ्रॉम द फीटस, फीटस ने दिया, और किसने दिया? प्लेसेंटा ने दिया। इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस का जो है कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। जैसे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये रिलीज कराएगा ऑक्सीटोसिन। किसको रिलीज कराएगा बच्चा? ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। अब कहां से रिलीज कराएगा ऑक्सीटोसिन? अब ये भी क्वेश्चन पूछा है कि मैटरनल पिट्यूटरी कि फीटरनल पिट्यूटरी, मतलब मैटरनल पिट्यूटरी कि आपका फीटस की पिट्यूटरी से। भाई साहब, फीटस की पिट्यूटरी से निकालने का कोई मतलब ही नहीं है ना, उसको रिलैक्स तो क्या कराना हो? आपका आपका मैटरनल जो यूट्रस है उसको आपको रिलैक्स कराना है। तो फीटस पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रहा है, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा? तो उसकी बॉडी में जाएगा, आपको रिलीज तो माँ की बॉडी के अंदर कराना है। तो कहां से रिलीज होगा? मैटरनल पिट्यूटरी से। पता ऑक्सीटोसिन खेल क्या होता है बेटा? ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है कि जितना निकलेगा,
अभी बताया कि फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स किसने दिया, फीटस ने और प्लेसेंटा ने, ठीक है। इससे क्या हुआ, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। यूट्रस का जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है तुरंत ऑक्सीटोसिन निकलता है, और ऑक्सीटोसिन इतना महान हार्मोन है, जैसे ही ऑक्सीटोसिन निकलेगा इसका यूट्रस का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा वैसे ही और ऑक्सीटोसिन निकलेगा, और जैसे ही और ऑक्सीटोसिन निकलेगा वैसे ही और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जैसे ही और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा वैसे ही और ऑक्सीटोसिन निकलेगा, जैसे ही और ऑक्सीटोसिन निकलेगा और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जैसे ही और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑक्सीटोसिन और निकलेगा और बच्चा बाहर। और पहले यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन किसने कराया, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स के द्वारा हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यूट्रस आपका कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऑक्सीटोसिन निकला, ऑक्सीटोसिन निकला तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराना, और जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उससे क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन का काम क्या, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराना। इस तरीके से प्रोसेस चलती है, समझ रहे, वेरी गुड। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें सेकंड वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट बच्चा आपका, सेकंड वाला पॉइंट, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। Parturition. Oxytocin causes stronger uterine muscle contraction, which in turn stimulate further secretion of oxytocin. देखिए वही अभी मैंने जो बताया आपको कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉज करता है स्ट्रॉन्गर यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा, वो बहुत तेजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जबकि बदले में क्या करती है वो फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और कॉन्ट्रैक्ट हुई मसल्स क्या करेंगी, ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएंगी। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड लीडिंग टू एक्सपेल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। क्या होता है, दिस प्रोसेस कंट्रीब्यूटेड, ये कंटिन्यू चलती रहती है, लीडिंग टू एक्सपेल्शन ऑफ द बेबी। एक्सपेल्शन मतलब होता है बेबी का बाहर जाना, आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल बेटा आपका, बर्थ कैनाल में क्या आ जाएगा, आपका वजाइना आ जाता है और प्लस सर्वाइकल कैनाल, ये सर्विक्स प्लस वजाइना क्या आ जाता है, बर्थ कैनाल, ठीक है। देखो इधर, अरे हो जाओ, प्लेसेंटा, यूरिनरी ब्लैडर, प्यूबिक बोन, ठीक, यूरिथ्रा, वेजाइना, सर्विक्स, रेक्टम, कोई बात नहीं। पार्शियली डायलेटेड सर्विक्स, सर्विक्स बेटा देखो फैलने लगेगा, क्या हो जाएगा, सर्विक्स फैलने लगेगा। क्यों फैलने लगेगा, सर्वाइकल डायलेशन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, लेबर का मतलब होता है प्रेगनेंसी। देखो हल्का हल्का इधर देखो, हल्का हल्का सर्विक्स आपका फूलने लगा है। उसके बाद देखो सर बाहर आने लगा बच्चे का, और बाद में क्या हो जाएगा, बच्चे का सर बाहर हो जाएगा, प्लेसेंटा अंदर रह जाएगा, प्लेसेंटा बाद में निकाल लिया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड कट करके, बच्चे को बाहर कर दिया अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के बाद। आफ्टर पार्चुरेशन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट ऑफ। पार्चुरेशन के बाद बच्चे के बाहर निकलने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है। आपने देखा होगा टिपिकल हॉस्पिटल में, आपके भाई बहन पड़ोसी चच्चा बच्चा किसी का तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। द प्लेसेंटा एंड रेमनेंट्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द मैटरनल बॉडी आफ्टर पार्चुरेशन, इट इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ। बेटा क्या होता है, जो प्लेसेंटा मां के अंदर बना हुआ था, या जो अम्बिलिकल कॉर्ड थी, वो बच्चे के डिलीवर होने के बाद, बच्चे के बाहर आने के बाद, बच्चे की दुनिया में आने के बाद, वो प्लेसेंटा और वो अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह भी मां के पेट के अंदर से निकाल दी जाती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्थ प्रोसेस बोलते हैं। ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये यूट्रस था, ये प्लेसेंटा था। स्क्रीनशॉट लेना है, मत लो, आ जाओ। पार्चुरेशन इन लैक्टेशन, द मैमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज कॉल्ड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी जैसे खत्म होती है तुरंत क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। बेटा एक आपकी प्रेग्नेंट फीमेल जब उसका बच्चा आ जाएगा तो मिल्क उसी की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बनता है, उसी के हिसाब से बनता है, बच्चे के हिसाब से। अगर बच्चे में आयंस की कमी है तो मिल्क में आयन ज्यादा होंगे, बच्चे में मिनरल्स की कमी है तो मिल्क में मिनरल ज्यादा होंगे, बच्चे में कुछ और कमी है तो वो और चीजें ज्यादा होंगी, समझ रहे हो। बच्चे के अकॉर्डिंग सारी चीजें सेटअप होती हैं। उसको जो पहला ब्लड होता है माँ का, जो पहला मिल्क होता है माँ का लैक्टेशन के दौरान, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं बच्चा, कोलेस्ट्रम। बहुत ही एंटीबॉडीज होती हैं उसमें, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा वैकेंट होती हैं जो हमारे बहुत काम की होती है, मतलब हमारे फीटस के बहुत काम की होती हैं। द येलोइश मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। क्या इसको क्या बोलते हैं बच्चा, हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं। देखो कोलेस्ट्रम आपका येलो कलर का होता है और ब्रेस्ट मिल्क ऑल्सो अमेजिंग व्हाइट कलर का होता है, is called colostrum. It contains several antibodies essential to develop resistance for the newborn baby. बेटा जब ब्लड जो मिल्क निकलता है स्टार्टिंग में, उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, हल्का पीले कलर का होता है। कैसा होता है बेटा, पीले कलर का, ठीक है। The yellowish milk produced during the initial few days of the lactation is called colostrum. It contains several antibodies essential to develop resistance for the newborn baby. समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है।
क्या क्या कंप्लीट कर लिया बेटा हमने? सारी चीजें कंप्लीट कर ली। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद हमने पढ़ा लैक्टेशन क्या होता है। लैक्टेशन के बाद हमने देखा कि प्रेगनेंसी के दौरान डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है तो कैसे होता है बेटा? कैसे देखा? प्लेसेंटा किससे मिलकर बना था? अम्बिलाइकल कॉर्ड से। प्लेसेंटा आपका किससे कनेक्शन था? प्लेसेंटा आपका किससे कनेक्टेड था बेटा? अगर प्लेसेंटा माँ के और बच्चे के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक थी वो क्या थी? अम्बिलाइकल कॉर्ड थी। क्या थी बच्चा? अम्बिलाइकल कॉर्ड। कोरोनिक विलाई आई थी। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। एक बार पूरा चैप्टर को बच्चा रिवाइज कर जाइएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, पीवाईक्यू लगाते हैं 10 15 20 जितने हैं। पूरा चैप्टर समझ में आया? कोई डाउट, कोई ऑब्जेक्शन? एक बार आज के टॉपिक को आप लोग रिवाइज करेंगे अच्छे तरीके से और जितने नोट्स हैं वो नोट्स बनाएंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चन कहां से लगाएंगे आप मुझे मैं बता रहा हूं। एक्सरसाइज खोलेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज, बैक साइड में चैप्टर के बैक साइड में एक्सरसाइज दी रहती है। वहां से आपको 5 क्वेश्चन लगाने हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। कितने क्वेश्चन लगाने हैं बच्चा? 5 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। और उसके बाद एमटीजी फिंगर टिप से लगभग 20 क्वेश्चन लगाने हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। मिल जाएंगे वहां पे आसानी के साथ आपको 10 15 20 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। आइए ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बताइए आंसर पहले का। देखो ट्राई करो, आंसर बिल्कुल आएगा आप लोगों का भी। क्या पूछ रहा है? देखो ये देखो कि हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्लेसेंटा क्या होता है? ह्यूमन कोरोनी गोनेडोट्रोपिन रिलीज करता है? हाँ बिल्कुल रिलीज करता है। एचसीजी एचपीएल सब यही तो रिलीज करता है, ठीक आ गया। जोना प्लसूडा लेयर ऑफ द ओवम, बिल्कुल सही बात। बल्बोरेथर ग्लैंड लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। लेडिक सेल्स एंड्रोजन, कुछ नया मिला? अरे भाई प्लेसेंटा क्या करता है? ह्यूमन कोरोनी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है कि नहीं करता है? जोना प्लसूडा क्या होती है? लेयर ऑफ द ओवम जिसको फाड़ के इसको अंदर घुसता है, ठीक। बल्बोरेथर ग्लैंड क्या करती है? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, अरे यही काउपर्स ग्लैंड। और लेडिक सेल क्या करती है? आपका एंड्रोजन बनाती है। तो डी का 1 किस में दिया गया? डी का 1 बी और सी में दिया गया। बल्बोरेथर ग्लैंड सी का 4। चलो आजा। जोना प्लसूडा लेयर ऑफ द ओवम, बी का 3 किस में दिया गया? आंसर इज सी। देखो आंसर इज सी। आ गया बच्चा। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल ही मैंने बताया था कि क्या क्या सीक्वेंस होता है, बताइए। पहले यहां पे हम लोग लिख लेते हैं। पहले क्या आएगा बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आएगी, फिर क्या आएगा? रेटिडेस्टिस आएगा। क्या आएगा? रेटिडेस्टिस। फिर क्या आएगा? वासा इफ्रेंशिया। क्या आता है बच्चा? वासा इफ्रेंशिया। फिर क्या आएगा? एपिडिडाइमिस। फिर क्या आएगा? वास डिफरेंस। आइए इतने में मिलाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटिडेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीएटस। आंसर इज ए। बिला झिझक आंसर मारिए ए। देखते हैं आंसर सेकंड का ए दिया गया कि नहीं दिया गया। हाँ बेटा सेकंड का ए ही आंसर दिया गया। ये देखो, आ जाओ, समझ गए ना? पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आएगी, फिर कौन आएगा आपका? रेटिडेस्टिस आएगा, फिर कौन आएगा? वासा इफ्रेंशिया आएगा, फिर कौन आएगा? एपिडिडाइमिस, फिर कौन आएगा? वास डिफरेंस। देख फिर सेम क्वेश्चन पूछा है, दैट इज द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तभी बोला था कि स्पर्म का जो पाथवे है, जो ट्रांसपोर्ट उसका सिस्टम है, पूरा पाथवे रास्ता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, रेटिडेस्टिस, एफरेंटक्लेस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। रेटिडेस्टिस, एपिडिडाइमिस, एफरेंटक्लेस, वास डिफरेंस। रेटिडेस्टिस, वास डिफरेंस, एफरेंटक्लेस, वास डिफरेंस नहीं, पहले नहीं आएगा। एफरेंटक्लेस, रेटिडेस्टिस, वास डिफरेंस नहीं बेटा, पहला आंसर होगा रेटिडेस्टिस, एफरेंटक्लेस। एफरेंटक्लेस का मतलब है वही वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस। आंसर इज ए। आ जाओ। द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज यूरेथ्रा। अरे यूरेथ्रा ही तो होता है जिससे यूरिन और मेल गैमेट दोनों एक साथ रिलीज होते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा? यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेटर मत बोल देना। यूरेटर वो पाइप होता है जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक किडनी से यूरिन लेके आता है। किडनी में यूरिन बनी, किडनी से यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर मतलब जो हमारा ब्लैडर जिसमें यूरिन इकट्ठा होती है, उस तक लाने वाले पाइप का नाम होता है यूरेटर। और जो यूरेटर से पाइप निकलता है हमारे बाहर आने के लिए यूरेथ्रल मीएटस के जरिए, उसको यूरेथ्रा बोलते हैं, याद रखना। अरे यूरेथ्रा, थ्रो बाहर करो तो यूरेथ्रा होगा कि यूरेटर होगा? यूरेथ्रा, ठीक। आ जाओ बेटा। द लेडिक सेल्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी
आर द सेक्रेटरी सोर्स ऑफ, मैंने बताया था एंड्रोजन निकालती है। क्या निकालती है बच्चा? एंड्रोजन निकालती है। क्या निकालती हैं? एंड्रोजन निकालती हैं। आगे आओ। If for some reason the vasa differentia in the human reproductive system get blocked, the gametes will not transported from। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत awesome क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन बेटा। पूछ रहा है if for some reason the vasa differentia in the human reproductive system get blocked। बेटा इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जिसने चैप्टर को समझा होगा, जिसने रटा होगा वो बिल्कुल नहीं कर सकता है। पूछ रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एपिडिडाइमिस वासा डिफरेंशिया है उसको अगर आप कट कर दें तो स्पर्म कहां से कहां तक नहीं जा सकता है। तो इसके लिए आपको पाथवे पता होना चाहिए। किसको कट करा रहा है? एपिडाइमिस वासा डिफरेंशिया कट करा रहा है। तो हमें पता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रेडिडेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, मतलब हमारा जो स्पर्म होगा वो रेडिडेस्टिस से ही बाहर नहीं निकल पाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन कौन है। एपिडाइमिस टू वास डिफरेंस, ओवरी टू यूट्रस, वजाइना टू यूट्रस, टेस्टिस टू एपिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, टेस्टिस टू एपिडाइमिस। क्यों टेस्टिस टू एपिडाइमिस होगा? क्योंकि बेटा हमें पता है पहले कौन आएगा? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, फिर कौन आएगा? रेडिडेस्टिस, फिर कौन आएगा? वासा डिफरेंशिया, फिर कौन आएगा? वास डिफरेंस। हाँ कि ना? तो हमारा वास डिफरेंस के पास कौन आता? सॉरी, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रेडिडेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस। कौन आएगा? एपिडिडाइमिस। तो हमने वासा डिफरेंशिया को ही कट कर दिया, वहीं पे हमने गांठ लगा दी। तो क्या एपिडिडाइमिस तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। आंसर इज डी। The figure given below depicts a diagrammatic sectional view of the female reproductive system। ये female reproductive system का डायग्राम बना हुआ है of the human, which one set of the three parts of out of A to F have been correctly identified। इसमें 6 नाम दिए गए, 6 में से सबके नाम, ए का नाम, बी का नाम, सी का नाम, डी का नाम दिया गया। ठीक है, अब हम ऑप्शन देखने से पहले खुद से नाम रखते हुए चलेंगे। बताइए बेटा डी क्या कहलाएगी? डी आपकी क्या कहलाएगी? फिम्ब्राई। और सी क्या कहलाएगा? इनफंडिबुलम। समझ में आया? ये क्या कहलाएगी? सर्वाइकल कैनाल। बी क्या कहलाएगी बेटा? आपके इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। इस तरीके से 3 लेयर है, मायोमेट्रियम, एक्टोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। आइए देखते हैं अब हम। सी क्या कह रहा है? इनफंडिबुलम। डी कह रहा है फिम्ब्राई, ई कह रहा है सर्विक्स। देखो सी आपका इनफंडिबुलम है, डी आपका फिम्ब्राई है, और ये आपका क्या है? एफ आपका क्या है बेटा? सर्विक्स है। क्या है बच्चा? सर्विक्स। देखें सी इनफंडिबुलम में बिल्कुल सही बात, डी फिम्ब्राई है, ई सर्विक्स है। ठीक, अच्छा तो बी क्यों गलत है? डी को ओविडक्ट बोल दिया। नहीं, ओविडक्ट नहीं बोलते। ए को पेरीमेट्रियम बोल रहा, बी को मायोमेट्रियम बोला, सी को फैलोपियन ट्यूब बोल रहा है। सी फैलोपियन ट्यूब नहीं भाई, सी फैलोपियन ट्यूब कहाँ है? ये भी आंसर गलत है। समझ में आया? ई आपका क्या है बच्चा? ई आपका सर्विक्स है। क्या है? सर्विक्स। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा। The testes in the humans are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum। The purpose served is for। बेटा हमने बताया था आपके स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस रखी होती है एब्डोमेन में बनने के बाद स्क्रोटम में रखी जाती है। क्यों रखने आती है? इसलिए रखी जाती है बच्चा क्योंकि उसमें 2 से डायरेक्टली सेल्सियस टेम्परेचर कम मिल जाए, जिससे क्या होगा? हमारा जो टेस्टोस्टेरोन बनने की कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाए। प्रोवाइडिंग मोर स्पेस नहीं, एस्केपिंग एनी पॉसिबल नहीं, प्रोवाइडिंग सेकेंडरी नहीं, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। समझ आया? आंसर क्या होगा बच्चा? आंसर इज डी। साइटोली सेल्स आर फाउंड इन। साइटोली सेल्स कहां बनती हैं बेटा? साइटोली सेल्स पहले होती किसके पास है? मेल के पास होती हैं या फीमेल के पास होती हैं? हमें पता है किसके पास होती है बच्चा? मेल के पास होती है। साइटोली सेल्स किसके पास होती है बेटा? मेल के पास होती है। तो साइटोली सेल्स आपकी कहां बन जाएंगी? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। जर्म सेल को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? साइटोली सेल्स। अरे याद करो ना, जब स्पर्मियोजेनेसिस हो रही थी तब स्पर्मिएशन करने से पहले आपको साइटोली सेल्स के जाके अंदर एम्बेडेड हो रहे थे स्पर्म, फिर उसके बाद सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में फैल गए थे। आंसर इज सी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी। 3 पार्ट थे भाई, स्थमस था, इनफंडिबुलम था, एम्पुला था। पहले स्थमस था, यूट्रस की तरफ जाएंगे, फिर एम्पुला था, फूला पोर्शन जहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा था, फिर कौन था आपका? इनफंडिबुलम था। सबसे क्लोज कौन होगा? इनफंडिबुलम होगा। आंसर इज बी। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। किसमें रिच होता है बेटा? फ्रक्टोज एंड कैल्शियम में रिच होता है, याद रखना। वासा डिफरेंशिया द डक्टलेस लीडिंग टू। देखो फिर वही क्वेश्चन सीक्वेंस से रिलेटेड, 5वां क्वेश्चन है बच्चा, वही सीक्वेंस एक बार लिख लो अगर नहीं आता है तो। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रेडिडेस्टिस, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में फिर रेडिडेस्टिस, फिर वासा डिफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, इरेथ्रल मीएटस से मिलते हुए इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अब देखो पूछ रहा है कि अगर वासा डिफरेंशिया किसके किसके बीच में, मतलब कहां से लीड करती हैं, कहां जाती हैं? वासा डिफरेंशिया टेस्टिकुलर लोब्यूल टू रेडिडेस्टिस, नहीं, रेडिडेस्टिस टू वास डिफरेंस। कैसे? हमें पता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रेडिडेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, तो रेडिडेस्टिस से कहां जाती है? वास डिफरेंस तक जाती हैं। सेमिनल प्लाज्मा हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। आओ गिवन बिलो, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिया गया है बच्चा,
डायग्रामेटिक पोर्शन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ द नेम ऑफ द पार्ट लेबल्ड ए। ए क्या हो जाएगा बेटा आपका, ए आपका जो एपिडाइम में वास्ट डिफरेंस आया था वो ए हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा आपका, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, एक ये होती है, एक ये होती है। सी क्या हो जाएगा, यूरेटर जो यूरिन लेके आ रहा है। और देखिए, देखो मैंने बताया था अभी यूरिन लेके जो पाइप आता है यूरेटर में वो क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। ए को यूरेटर बोला इन्होंने, क्या बोला बच्चा, ए को यूरेटर बोला है। एक मिनट मैं भी देख लूं, ए को यूरेटर बोला, नहीं गलत बात है। बी को वास्ट डिफरेंस बोला, बिल्कुल सही बात है। नहीं, ए को वास्ट डिफरेंस मैंने बोला था, ए को क्या बोलते हैं बच्चा, वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। और बी को क्या बोलते हैं, सेमाइनल वेसाइकल, बताया है मैंने। और सी को क्या बोलेंगे बच्चा आपका, प्रोस्टेट ग्लैंड। और डी को क्या बोलेंगे, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड दो होती है, एक इधर प्रोस्टेट एक होती है। तो आंसर इज बी। बर्थोलिन्स ग्लैंड आर सिचुएटेड इन, बर्थोलिन ग्लैंड्स बेटा कहाँ होती हैं, मैंने कहा था, पूछा गया क्वेश्चन है। बर्थोलिन ग्लैंड्स आपकी वजाइना में सिचुएटेड होती है। कहाँ सिचुएटेड होती है बच्चा, वजाइना में सिचुएटेड होती है। क्या काम करती है, याद करो, जब स्पर्म जाता है उसको रास्ता देती है, आओ आओ राजा आओ, इस तरीके से, ठीक है बेटा। आओ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब हम, क्योंकि हम 2000 के नीचे क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। टॉपिक 2, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट्स हार्मोनल कंट्रोल। बेटा हम लोगों ने अभी एक टॉपिक के क्वेश्चन लगाए हैं, कल हम लोग पता क्या करेंगे, कल हम लोग इस चैप्टर का एंड करेंगे और बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और नीट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। आज के लिए बेटा तबीयत थोड़ा सा डाउन है, समझ रहे होंगे आप लोग, कोई बात नहीं। आज हम लोगों ने पढ़ा प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, बाकी सारा टॉपिक जो इतना इंपॉर्टेंट था वो हम लोग पहले ही कवर अप कर चुके थे। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कुछ भी नहीं पढ़ा, बस प्लेसेंटा का वर्क पढ़ा, कोरोनिक विलाई के बारे में जाना, अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में जाना। उसके बाद हमने लैक्टेशन के बारे में देखा, पहला जो माँ का मिल्क आता है उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। बहुत सारी चीजें हमने देखी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। पहले मंथ में दिल बनता है, दूसरे मंथ में आपके लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं, तीसरे में और चौथे, 3 मंथ खत्म होते होते क्या बन जाते हैं, हेयर आ जाते हैं और एक्सटर्नल जेनिटलिया आ जाता है। 5वें मंथ में फीटस जो पहला रिफ्लेक्स एक्शन देता है, मतलब पहला आपका फर्स्ट फीटल मूवमेंट कब होती है, 5वें मंथ में। उसके 6ठे मंथ आते आते तो उसके हाथ पैर सारी चीजें डिटेल में बन जाती है बेहतरीन तरीके से। और 9 मंथ आते आते बच्चा डिलीवर हो जाता है, मतलब डिलीवर होने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगर बात करें फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, तो फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन देता है, प्लेसेंटा और बच्चा खुद देता है। इतनी बातें समझ में आई। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग सिर्फ इसके क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बाद हो सका तो 1 शॉर्ट रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू, धन्यवाद।